चलिए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। इसके बाद जो बात आती है वो नॉर्मली आपको बोर्ड्स में तो डेराइव करके दिखाई जाती है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में उसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस को याद रख सकते हैं, और उसमें जो सबसे पहली चीज आती है दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। जो 3 टाइप के यूनिट सेल्स हैं, इन यूनिट सेल्स में एज लेंथ और रेडियस, जो स्फीयर का रेडियस है, उसका रिलेशन अलग अलग होता है। सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को अगर देखते हैं तो इसके अंदर सिंपल सा रिलेशन है, जो रेडियस है दिस इक्वल्स टू a/2। एक्चुअली ये जो रिलेशन है ये आपको इस बात को पता करने में हेल्प करता है कि जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो किस तरह के यूनिट सेल में कैसी है। ठीक है, तो रेडियस और एज लेंथ में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, रेडियस इक्वल्स टू a/2, और वो यहां पे भी दिखाई दे रहा है। जो स्फीयर्स हैं, ये स्फीयर्स का ये रेडियस यहां से लेके यहां तक, क्लियर है, यहां से लेके यहां तक। यस सर, सही। ये भी तो एक क्वेश्चन में था जो आपने भेजा, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल था, क्योंकि वो सिंपल से थोड़ा सा आगे तक चल रहे हैं, और ये क्योंकि उतने ही हिस्से के वो क्वेश्चंस नहीं थे, मैंने जो क्वेश्चंस भेजे उसमें एक लिमिट तक के सारे क्वेश्चंस लगभग आपको भेज दिए थे, जिसमें से आप जितने अटेम्प्ट कर पाए वो अटेम्प्ट करें, बाकी अगली क्लास में आपकी हेल्प करें। दिस इज द सेकंड केस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आप जानते हैं बॉडी सेंटर्ड को, वहां पर जो रेडियस और एज लेंथ में कनेक्टिविटी है दैट इज √3/4a। ठीक है, एंड द थर्ड केस इज CCP। इसके अंदर R इक्वल्स टू a/2√2। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा है, अगर आपकी समझ में आता है तो। Silver metal crystallizes in a cubic closed packed arrangement with the edge of the unit cell having a length of 407 picometers. The radius of the similar atom is. Easy है, difficult है? सर इजी है। Direct है, more or less? यस। अभी हम देख के आए हैं, अगर हम बात करते हैं इस तरीके की CCP की, तो इसके लिए देख के आए हैं, जो R की वैल्यू है दिस इक्वल्स टू a/2√2। राइट, क्या वैल्यू आएगी, आंसर क्या आएगा? सर 140 के आसपास आ रहा है। 140 के आसपास आएगा, 143.9। यस। कंपटीशन में ध्यान रखिए कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती कई बार, जब आप ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा डाउन कर दिया ऑप्शंस, डिस्टेंट ऑप्शंस देकर। वहीं अगर चारों ऑप्शंस ऐसे होते जो 140 के आसपास वाले होते तो आपको दिक्कत होता था। ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में वो आपकी रियल टेस्टिंग करना चाहता है, वो आपकी कैलकुलेशन जो एबिलिटी है उसको भी चेक करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझना चाहता है आपसे कि आपको कंसेप्ट मालूम है या नहीं, आपको ये रिलेशन मालूम है या नहीं।
इसीलिए उसने जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें इतना डिस्टेंस दिया है। आप नॉर्मल वे में जानते हो 407 पिकोमीटर्स की बात है और 2√2 की वैल्यू लगभग 2.8 के आसपास होती है। यानी 400 को अगर हम 3 से लगभग डिवाइड करते हैं, जब हम अप्रोक्सीमेशन पे जाते हैं तो 400 को अगर हम लगभग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, अराउंड 13 से 14 की फिगर कुछ आएगी, 130 से 140 या 139 140 लाइक दैट। तो उसके आसपास जो ऑप्शन है वो एक ही है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है और आपको ये चीज टाइम सेव करेगी हर सब्जेक्ट में, समझे ना। हम कंपटीशन को हमेशा एक, कहते हैं ना, एक स्ट्रेटेजिक वे में हम उसको जीतने की कोशिश करते हैं और उसमें हर वो तरीका लगाते हैं जो हमें पॉसिबली हमारे टाइम को सेव करके उस क्वेश्चन पे डिवोट करने के लिए हमें आजादी देता है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन पेपर को देखोगे ना कंपटीशन में, तो अराउंड 60 से 70% क्वेश्चन जो होंगे ना वो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो 30 से 40% होंगे और इन डिफिकल्ट में भी जो मोस्ट डिफिकल्ट होंगे वो 10 to 15% होंगे। तो हमारा जो टाइम है जब हम कंपटीशन का पेपर कर रहे हैं, तो हमारा जो टाइम है वो भी इसी तरीके से डिवोटेड होना चाहिए। सबसे कम टाइम हमें ये 60 से 70% क्वेश्चन करने में लगाना चाहिए और सबसे ज्यादा टाइम ये 10 से 15 क्वेश्चंस के लिए हमारे पास बचना चाहिए, तब जाकर के हम वास्तव में एक अच्छी रैंक के साथ खड़े होते हैं। और यही रीजन है कि जब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन तीनों का पेपर एक साथ सॉल्व कर रहे होते हैं तो अधिकतर केमिस्ट्री के पेपर में जहां के क्वेश्चंस आसान होते हैं उसको हम पहले करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ट्रेंड देखेंगे पिछले 5 साल का या पिछले 10 साल का, केमिस्ट्री के पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस अधिकतर एनसीईआरटी की सिंक में होते हैं। तो आपने अगर एनसीईआरटी को अच्छे से ग्रिप कर रखा है तो वहां पे आपको बहुत आसानी हो जाती है और इसका बहुत सीधा सा रीजन है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी सबसे ज्यादा सही तरीके से लिखी हुई। फिजिक्स और मैथ्स की जो एनसीईआरटीज हैं वो तो बहुत हैफेजर्ड वे में लिखी हुई, तो वहां पे कनेक्टिविटीज इतनी नहीं मिलती। केमिस्ट्री के जो एनसीईआरटी है इसमें बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हमें मिलती है और इसीलिए जब आप कंपटीशन देने जा रहे हो, चाहे आप जेई देने जा रहे हो, चाहे आप नीट देने जा रहे हो, वहां पे आप केमिस्ट्री का पेपर अगर पहले करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? लेट अस मूव ऑन। राइट, अब हम चलते हैं पैकिंग फ्रैक्शंस पर। उन्हीं यूनिट सेल्स जिनकी हमने बात किया था, जिनके हमने एज, लेंथ और रेडियस में रिलेशन देखा था, उन्हीं की हम पैकिंग फ्रैक्शन को देखते हैं। राइट, पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है इसके अंदर बहुत सिंपल सी चीज होती है। हम ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स जो मौजूद हैं वो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंप्लीट यूनिट सेल। ये एक सिंपल सा कायदा होता है, यानी यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है और उसमें जो स्फीयर्स मौजूद है उनका वॉल्यूम कितना है, इसका परसेंटेज अगर हम निकाल लेते हैं तो काम हो जाता है। जैसे जो स्फीयर्स हैं वो स्फीयर्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राइट, पैकिंग फ्रैक्शन जब हम इसका निकालने चलते हैं तो किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3πr³ होता है। ठीक है, रेशो हमने वहां से रेडियस का निकाला था और उसी से ये जो निकल करके आया दैट इज 52.4%।
ये सबसे इनएफिशिएंट पैकिंग होती है। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग है, इट इज मोस्ट इनएफिशिएंट पैकिंग। ठीक है। नाउ द सेकंड कैटेगरी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी जो पैकिंग है, दैट इज द मोस्ट इफिशिएंट पैकिंग, 74%। इससे ज्यादा अच्छी पैकिंग किसी भी यूनिट सेल में एटम्स या पार्टिकल्स की नहीं हो सकती, किसी भी सॉलिड। इट इज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, याद रहेगी। यहां भी एग्जैक्टली वही किया है। यहां पर आपको याद है कि एक एटम है तो उसके हिसाब से निकाला है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 है, राइट। और यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है, हमने, अगर आपको याद हो, क्या निकाला था, R इक्वल्स टू A/2 निकाला था। उधर R इक्वल्स टू A/2 की बात हुआ था। रेडियस और एज लेंथ में जो कनेक्टिविटी थी, वही वैल्यूज यहां में पुट करके हमने ये रिजल्ट निकाला है। ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ वहां जो रेडियस की वैल्यू थी वो क्या थी, √3/4a थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, राइट। यस। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, 2 हैं। एक अंदर हो गया ये, और 8 कॉर्नर्स 1/8 इंटू 8, तो टोटल 2 एटम्स हैं इसके अंदर, यानी 2 स्पीयर्स हैं। उसके हिसाब से ये वॉल्यूम निकाला गया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वन। देन द थर्ड कैटेगरी, दैट इज ऑफ क्यूबिक क्लोज्ड पैक यूनिट सेल, यानी जिसको आप FCC भी कहते हैं। ठीक, वहां पे ये 74% से थोड़ा सा कम आती है, जिससे रिलेटेड अभी आपने क्वेश्चन भी किया, A/2√2 इक्वल्स टू R, ये वैल्यू रखकर आपने ये निकाला है। ठीक, क्योंकि यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हैं, 4 एटम्स हैं इसमें, राइट। याद रहेगा। यस सर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा, अब इंटरेस्टिंग चीज आती है आपके सामने। चलिए ये बताएं प्लीज। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर्गन इज 1.65 ग्राम per ml at -233 degrees centigrade. If the argon atom is assumed to be the sphere of radius 1.54 into 10 raised to the power -8 centimeter, then what percentage of solid argon is apparently empty space? सॉलिड आर्गन का कितना हिस्सा एम्प्टी स्पेस होगा? कैसे करेंगे? बताइए। डेंसिटी गिवन है, दिस इज द डेंसिटी, ठीक है। स्फीयर का रेडियस गिवन है, सॉलिड आर्गन की बात कर रहा है। चलिए इसकी डेंसिटी मैं आपको बता देता हूँ। सॉलिड आर्गन मींस सिंपली 1 सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होगी। ठीक, तो वो आपसे पूछ रहा है इसका कितना पोर्शन एम्प्टी रहेगा। हमें क्या करना चाहिए, हम ये भी जानते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। शाबाश, मास अपॉन वॉल्यूम। सर वैसे वॉल्यूम क्या होगा आर्गन का?
आर्गन का वॉल्यूम क्या होगा अगर रखेंगे? सॉलिड आर्गन का वॉल्यूम बताया ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ओके। 1 सेंटीमीटर क्यूब। इट वाज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द शीट, अगर मैं गलत नहीं हूं, था वहां पे ऐसा सा कोई क्वेश्चन? तो मैं पूरी शीट नहीं करी थी, जब लाइक 20 क्वेश्चंस हुए थे ओके। जो आ रहे थे। राइट। मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। स्टेप 1, सबसे पहले जो डेंसिटी दी हुई है, यानी 1.65 ग्राम पर ml, इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए दो चीजें यूज होंगी, आर्गन का एटॉमिक वेट जो कि 40 है, और एवोगैड्रोस नंबर। उससे टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल आएगा। स्टेप 2, एटम्स निकालने के बाद आप वॉल्यूम निकालेंगे उन स्फीयर्स का, क्योंकि एटम्स या पार्टिकल्स अगर मिल गए तो एक स्फीयर का जो रेडियस है वो दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो फिर एम्प्टी स्पेस को लाइक उससे लाइक फुल स्पेस को एम्प्टी स्पेस को निकालने के लिए हम लोग पूरा उसको माइनस कर देंगे जितना भी आएगा। 1 में से माइनस कर देंगे, परसेंटेज निकल आएगी। अच्छा सर, एक सेकंड बस। ठीक है। यस सर। क्लियर है? यस सर। इसको आप कर लेंगे। फिर उसका कैलकुलेशन कर देंगे। ये अराउंड ये 54 के आसपास आएगा, 54%। हम आगे चलें, है ना? आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। द रीजन इज कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ चल रहे हैं, जिस पर कि हालांकि ये क्वेश्चन आपको डेंसिटी से मिलता हुआ लग रहा था, लेकिन हमने डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स अभी नहीं पढ़ा था, और इस पर आपके बोर्ड में भी हर बार सवाल आता है और कॉम्पिटिशन्स में भी सवाल आता है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एक फॉर्मूले पर बेस्ड है। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, D इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। जो क्वेश्चन आपने पहले करा है उसमें इनडायरेक्टली इन्हीं चीजों का यूज हुआ है, राइट? जहां पर M मोलर मास होता है, A आप जानते ही हैं एज लेंथ, राइट? और Z जो होता है ये नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में जो एटम्स का नंबर है वो Z होता है, एंड D ऑफ कोर्स इज डेंसिटी। डेंसिटी। ठीक, दो तरह से ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। केजी पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगेन यूनिट्स अगर आपको ध्यान रहेंगी तो काम आसान हो जाए। ठीक है,
जो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस पे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, उसमें डेंसिटी निकालनी होगी या सर एक वो उसमें शायद से गलती है या नहीं है, लेकिन वो 10⁻³ नहीं होगा वो अगर नीचे आ जाएगा तो? कहाँ पर? लाइक पहले तो अच्छा केजी को उसमें चेंज करें। ओके ओके, कुछ नहीं सर। नहीं, मैं सोच रहा था कि उसका 10⁻³ होगा, क्योंकि हम लोग केजी से ग्राम में चेंज कर रहे हैं मोलर मास को। हाँ, सो उसी में बस वो बाद में देखा कि केजी से ग्राम में चेंज हो रहा है, मतलब ग्राम में केजी में चेंज हो रहा है। राइट, चले अब। तो मैं जो बात बोल रहा था वो बहुत सिंपल है, एंड दैट इज कि जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में देखते हैं तो वो डायरेक्ट सवाल होते हैं, और अधिकतर जो होते हैं उनमें या तो एज लेंथ पूछी जाती है, या मॉलिक्यूलर मास पूछा जाता है, या डेंसिटी निकाली जाती है। लेकिन जब हम कंपटीशन में देखते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है। An element with molar mass 2.7 into 10 raised to the power minus 2 kg per mole forms a cubic unit cell with edge length 405 picometers. इसकी डेंसिटी भी दी हुई है 2.7 into 10 raised to the power 3 kg per meter cube. अब वो आपसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल की नेचर क्या हो। ना तो वो आपसे डेंसिटी पूछ रहा, ना मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा, ना मोलर मास पूछ रहा, ना आपसे ये पूछ रहा है कि एज लेंथ कितनी है, यानी फॉर्मूले वाली जो चीजें हैं वो नहीं पूछ रहा है। एक कनेक्ट वो कहने की कोशिश कर रहा है, और वो कनेक्ट क्या है कि जो z की वैल्यू है वो आपको यहाँ निकालनी है। z की वैल्यू अगर 1 आती है तो सिंपल क्यूबिक सेल है, z की वैल्यू अगर 2 आती है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, z की वैल्यू अगर 4 आती है तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, और z की वैल्यू अगर 2 आती है तो एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी है, जिसको इन्होंने एंड सेंटर्ड। यानी उसने इनडायरेक्टली आपसे जो कनेक्टिविटी है z की वो पूछी। ठीक है, अगर आंसर 1 आएगा तो ये ऑप्शन होगा, आंसर अगर 4 आएगा तो ये ऑप्शन होगा, 2 आएगा तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, सीधा सीधा जो चीज है उसको आपने फॉर्मूले में डालना है और z की वैल्यू निकालनी है। फटाफट निकाल के बताइए क्या आंसर आता है। कम ऑन, व्हाट्स द आंसर? कौन बताएगा? सर z की वैल्यू 4 आ रही है। यस, z की वैल्यू 4 आएगी। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल 2 फोल्ड हो गया। z की वैल्यू नहीं पूछी उसने, कोई वैल्यू डायरेक्टली निकालने को नहीं पूछा, लेकिन आपको कनेक्ट कर दिया। तो कई बार अगर आपको अंदाजा नहीं होता तो आपके लिए ये सरप्राइज अटैक हो जाता है। तो आप इस तरीके की एप्लीकेशन को ध्यान रखोगे। मैंने हमेशा आपको ये बताया है कि क्वेश्चंस जो होते हैं ना कंपटीशन में वो डिफिकल्ट नहीं होते, बट डिफरेंट जरूर होते हैं। तो वो जो डिफरेंस वाली चीज है वो यहाँ आपको ध्यान में रखनी है। अब अगली चीज जो आती है वो रेडियस रेशियो से कनेक्ट करके आती है। ये अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें और रेडियस रेशियो में कनेक्टिविटी होती है। कैटायन टू एनायन रेशियो
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सॉलिड स्टेट में। कैटायन टू एनायन रेशो अगर 0.225 या इससे कम है तो ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 होगा। ठीक, शेप अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 होगा तो शेप या तो लीनियर हो जाएगी 2 के लिए या ट्रायंगुलर प्लानर हो जाएगी 3 के लिए। एग्जाम्पल बोरॉन का ऑक्साइड है, यानी ये कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है। दूसरा जो रेंज है दैट इज अगर रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के बीच में होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ठीक, स्ट्रक्चर टाइप की बात करेंगे तो जो हमने जिंक सल्फाइड का पढ़ा वैसा स्ट्रक्चर होगा और इनमें देखने को मिलता होगा, राइट। अगर रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 हो सकता है। अगर 4 होगा तो स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लानर होगा और अगर 6 होगा तो स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा, राइट। एग्जाम्पल मींस अगर हम स्ट्रक्चर टाइप की बात करेंगे तो NaCl जो हमने 6:6 के कोऑर्डिनेशन वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था, मोस्टली स्ट्रक्चर वही होगा, सिर्फ कुछ वॉइड्स में से एटम्स हट जाएंगे। एंड दीज आर द एग्जांपल्स। ये रेडियस रेशियो वाली बात आपकी एनसीईआरटी में लगभग नहीं है। आपको ध्यान इसलिए रखनी है क्योंकि इससे आपके कंपटीशंस के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होते हैं और कई बार कंपटीशन में इससे डायरेक्ट सवाल भी आ जाता है। अगर रेडियस रेशियो 0.732 से ज्यादा आता है तब कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 वाला होगा, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होगा। दीज आर द एग्जांपल्स जो हमने सबसे पहले देखे। ठीक है, अब रेडियस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा ये नोट डाउन कर लिया आपने? यस सर। चलिए, रेडियस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा? खाली रेडियस रेशियो ही नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा स्ट्रक्चर कौन से वाला होगा। तो पहले तो आप रेशियो निकालेंगे, 94/146 क्या रेशियो आया? किस रेंज में आया रेशियो? । 94/146 कौन बताएगा भाई इतनी देर? 47/73 सर। 47/73 बेटे 47/73 ऐसे थोड़ी निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हमें तो पॉइंट में वैल्यू निकालनी है ना, यानी सीधा सीधा 146 को 94 ये डिवाइड कर देना है ना, जिससे रिजल्ट निकालना है। हम अगर इस तरह से जाएंगे तो हम रेडियस रेशियो कैसे निकालेंगे? हालांकि यहाँ हमें अंदाजा लग रहा है क्योंकि हमने वहां पे तो रेंज देखी थी। हाँ सर। वो रेंज के हिसाब से ही हमें इसे डेसिमल के पॉइंट्स में लाना पड़ेगा ना। तो डेसिमल में जब लेके आएंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 47/73 व्हाट इज द वैल्यू? 0.6 के आसपास आ रही है। 0.64 0.64 के आसपास आ रही है, 0.6 मान लेते। ये किस रेंज में गिर रहा है? 0.414 से 0.713 वाली रेंज में गिर रहा है।
तो 732 वाली रेंज में, राइट? और वो रेंज Yes, में sir. कैसा स्ट्रक्चर था? वो रेंज में कैसा स्ट्रक्चर था? NaCl जैसा स्ट्रक्चर था? हाँ सर. 6:6 का स्ट्रक्चर था, राइट? हाँ सर. तो अब यहाँ पर कहीं ये जिक्र नहीं आ रहा कि रेडियस रेशो की रेंज आपको पता है कि नहीं पता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट रियल में रेडियस रेशो की रेंज अगर आपको ध्यान नहीं है तो ये क्वेश्चन फिर आपसे अटेम्प्ट नहीं हो। आप रेडियस रेशो की रेंज अगर आपको ध्यान है तब आप इस क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है जी, क्लियर है? Yes. यहाँ पे रोकें आज की क्लास।